Hello, Namaskar, and welcome to Curiously Education. Dear friends, I hope you all are doing good. You're watching Current Affairs Analysis. मैं हूं प्रशांत मावानी. दोस्तों, आज हमारे टेबल पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों को इस विषय के बारे में नॉलेज नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेटिजिकली ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है इस पृथ्वी पर. राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिक ओशन. और आर्टिक ओशन के बारे में तो आप जानते हैं, आई एम श्योर, लेकिन आर्टिक ओशन में अभी जो बदलाव हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से और जो इश्यूज चल रहे थे उसकी वजह से इसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. दूसरे टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा हम इस टॉपिक पर वेट देने वाले हैं. इट्स न्यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आगे बढ़े उससे पहले लेट मी क्विकली गिव यू अ ब्रीफ. ये सीरीज जो है इसका वाई ये है कि वाई दिस सीरीज इज इम्पोर्टेंट. इट विल हेल्प यू विथ दीज थ्री थिंग्स. राइट, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ब्रीफ हैं. पुराने स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इट इज़ ऑलरेडी हेल्पिंग यू विथ योर क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल. एग्जामिनेशन में आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा धारदार बनाएगी ये सीरीज़. और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काफ़ी सिंपल तरीके से समझते हैं. इसको डिज़ाइन किया गया है बाय कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट्स हैं और आपका सिलेबस है, एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया है. तो लेट मी स्टार्ट विथ दिस रीजन हियर. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये आर्टिक रीजन है. और यहाँ पर आप देखिए ये आर्टिक सर्कल है. राइट, पूरा ये एक इमेजिनरी सर्कल है, लेकिन आप जानते हैं ना बेसिक जियोग्राफी के साथ जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं. 66.5 डिग्री नॉर्थ से ये जो है वो स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पर आप नॉर्थ पोल देख सकते हैं और बहुत सारे देश हैं. इस पर आएंगे हम. राइट, बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे, अलग अलग देशों को भी देखेंगे. सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए. Explain the strategic importance of the Arctic region in global trade and energy security. ये जो पूरा क्षेत्र है ये ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और यहाँ पर आप देखिए अलग अलग देशों को अगर हम देखें तो लेट्स स्टार्ट विथ 12 o'clock. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रशिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इस आर्टिक सर्कल के अंदर आता है और ये आर्टिक क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है. देन इफ़ वी head towards roughly speaking 1 o'clock 2 o'clock, तो यहाँ पर हमें फिनलैंड नज़र आता है. देन वी हैव स्वीडन, देन वी हैव नॉर्वे. ये 3 देश हैं. फिर थोड़े आप यहाँ पर आएंगे अराउंड 5 o'clock, देन यू विल फाइंड डेनमार्क का पोर्शन, एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आर्टिक सर्कल और आर्टिक क्षेत्र में आता है. देन यू हैव कनाडा एंड ऑफ कोर्स अलास्का वाला ये पोर्शन जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक स्टेट है, यूएसए का एक राज्य है अलास्का. तो यूएसए भी इसका एक स्टेक होल्डर बन जाता है. थैंक्स टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका फॉर दिस इंटरेस्टिंग मैप. नाउ डियर फ्रेंड्स, आर्टिक क्षेत्र में कंपटीशन भी बढ़ रही है और ये कंपटीशन की वजह से इस क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं. ये सारे देश जो हैं इनका जो फोकस है दैट इज़ ऑन मिनरल वेल्थ और फॉसिल फ्यूल्स. कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा जाए, कैसे वो एक्सट्रैक्ट करें, बेचें, पैसे कमाएं. राइट, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन सारे जो देशों ने जो देश हमने देखे ना, तो इनका फोकस जो है आर्टिक रीजन में इन सारी चीज़ों पर है. अब ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ों से पॉल्यूशन भी बढ़ता है. यहाँ का जो हैबिटाट है वो भी डिस्ट्रॉय होता है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो है वो भी प्रभावित होती है. और इतना ही नहीं, यहाँ की जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं तो इन पर भी इसकी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आती है. नाउ डियर फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज की वजह से एज यू नो कि जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है और आर्टिक सी जो है यहाँ पर जो मेल्टिंग हो रहा है आइस, इसकी वजह से नए ट्रेड रूट्स ओपन हो रहे हैं. अभी तक क्या था, ये पूरा क्षेत्र जो है ये बर्फ़ से, ये पूरा ओशियन जो है ये एक फ्रोज़न स्टेट में था. तो यहाँ पर आप अपनी शिप जो है वो ऐसे ही निकाल नहीं सकते जैसे आप इंडियन ओशियन या फिर किसी दूसरे ओशियन या सी में से निकालते हैं. ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं था. लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये जो आर्टिक सी है इसका बर्फ़ पिघल रहा है तो नई नई क्रैक्स, नए नए रूट्स जो हैं वो ट्रैवलिंग के बन रहे हैं. और यहाँ पर जो रेगुलर शिप्स हैं, जो हाई फ्यूल ऑयल शिप्स हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने लगा है. पहले यहाँ पर आइस ब्रेकर्स
एक अलग प्रकार की शिप्स आती हैं, तो इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन अब यहाँ पर रेगुलर शिप्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब ये सारी एक्टिविटीज़ से क्या हो रहा है, ब्लैक कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। ब्लैक कार्बन इज़ ए मेजर ग्लोबल पोल्यूटेंट। ये ब्लैक कार्बन जनरेट इसलिए होता है क्योंकि जो बायोमास है, फॉसिल फ्यूल हैं, इसका प्रॉपर कंबशन नहीं होता है, तो ये ब्लैक कार्बन के पार्टिकल जो हैं वो हवा में ऐसे डिस्पैच हो जाते हैं, मीन्स ऐसे ही बिखर जाते हैं, और फिर ये ब्लैक कार्बन जो है ये बर्फ़ पर और ग्लेशियर्स पर गिरता है, और ये ब्लैक हैं, कार्बन है, तो इट अट्रैक्ट्स मोर हीट, और इसकी वजह से ये जो स्नो है, जो ग्लेशियर हैं, तो इनका जो मेल्टिंग है इसको और ज़्यादा स्पीड अप कर देता है, एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड सी लेवल राइज। तो ये सारी नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही। दूसरी एक चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, एंड दैट इज साउथ ऑफ द आर्टिक लाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट्स कॉल्ड बोरियल फॉरेस्ट्स। दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट्स में से एक है बोरियल फॉरेस्ट्स, और ये जो है ये अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेवियन, साइबेरिया, ये पूरा क्षेत्र जो है इसको कवर करता है। थोड़ा समझने के लिए लेट्स यूज़ ए मैप, सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हियर। देखिए यहाँ पर अलास्का वाला पोर्शन जो है, तो यहाँ से कनाडा वाला पोर्शन, देन यू कैन सी हियर राइट, ये पूरा जो है ये रफली स्पीकिंग दिस इज़ बोरियल फॉरेस्ट राइट। अब बोरियल फॉरेस्ट जो है इतना लंबा, इतना वाइड फॉरेस्ट है, तो अपने आप में कार्बन को स्टोर करने की एक बहुत बड़ी प्लेस है ये रेट, और अभी तक जो वार्मिंग है तो इसको प्रोटेक्ट करने में बोरियल फॉरेस्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अनफॉर्चुनेटली आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन्स जो है ये इक्वेटोरियल रीजन्स के कंपैरिजन में 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा फास्टली वार्म हो रहे हैं, और ये चीज़ों की वजह से बोरियल फॉरेस्ट जो है इसमें भी एक बदलाव देखने को मिला है। देखिए बर्फ़ पिघल रही है, तो क्या हो रहा है, जो बोरियल फॉरेस्ट है वो नॉर्थ की तरफ, जो ऊपर वाली बॉर्डर है, तो इसकी तरफ ये एक्सपांड हो रहा है। यहाँ पर नई नई जगहों पर पेड़ जो हैं वो उग रहे हैं, और ये फॉरेस्ट जो है वो नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न बेल्ट में एक्सपांड हो रहा है। लेकिन जो सदर्न फॉरेस्ट है यहाँ पर डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लोग इन लकड़ियाँ काटना, जंगलों को काटना, वाइल्ड फायर, ये सारी चीज़ों की वजह से सदर्न फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहा है। तो बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि नॉर्थ में एक्सपांड हो रहा है, साउथ में कट हो रहा है, तो बैलेंस हो जाएगा। नहीं, जिस हिसाब से हम कट कर रहे हैं उस रेट का कंपैरिजन आप नॉर्दर्न फॉरेस्ट का जो एक्सपांशन हो रहा है उसके साथ नहीं कर सकते राइट। तो ये फॉरेस्ट जो है इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है एक स्पीड से, एंड दैट्स द रीज़न के वार्मिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा राइट। अब 2023 में ही देखिए कनाडा की बात करें तो 15 मिलियन हेक्टेयर्स जो हैं यहाँ पर आग लग गई थी, और इसकी वजह से 2371 मेगाटन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ, और ये एमिशन की वजह से 2023 में कनाडा जो है पहले 11th रैंक पर हुआ करता था 2022 में इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशन, लेकिन ये फॉरेस्ट में आग लगी उसकी वजह से ये 4th नंबर पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, आर्टिक क्षेत्र में ही एक 2 शिप्स जो हैं इनके बीच में एक्सीडेंट हुआ था, और इसकी वजह से ऑयल लीकेज हुआ, और इसकी वजह से एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी खतरे में आती है। इस प्रकार के बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में नहीं आती हैं, लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री वाले लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता रहता है। अब युद्ध जो अब पॉलिटिक्स की बात अगर हम करें तो ये जो 2022 में ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यू स्टार्ट हुआ ना, तो इसकी वजह से आर्टिक कोऑपरेशन जो है उस पर एक पॉज लग गया। जो बायोलॉजी और कंजर्वेशन के साथ जुड़ा हुआ जो डेटा शेयरिंग का पूरा प्लेटफॉर्म जो है ये अभी ठप पड़ा हुआ है। 2023 वाज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। 2023 का रिकॉर्ड तोड़ा 2024 ने राइट। 1.56 डिग्री सेल्सियस जो है प्री इंडस्ट्रियल के मुकाबले टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। अब ये डेटा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये युद्ध और ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रीमा फ्रोस्ट जिसको कहते हैं, तो प्रीमा फ्रोस्ट थो जो है, थो यानी कि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा वार्म होना, इसके साथ जुड़ा हुआ डेटा जो है वो भी नहीं आ रहा है। एंड प्रीमा फ्रोस्ट थो जो है, प्रीमा फ्रोस्ट जो है, इट कंटेन्स 2.5 टाइम्स मोर कार्बन दैन इन द एटमॉस्फेयर। तो ये सारा डेटा शेयर नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और अब यहाँ पर इतने सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल्स
या फिर मिनरल्स आर यूज्ड इन ओवर 200 हाई टेक प्रोडक्ट्स। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, डिफेंस सिस्टम्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, और इसमें अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल एक है नियोडाइमियम मैग्नेट्स, तो इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर हार्ड डिस्क्स में, डिजिटल कैमराज में इसका इस्तेमाल होता है। फिर एक होता है लेंथेनम, तो इसका इस्तेमाल डिजिटल कैमराज, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, स्टील मेकिंग में होता है। एक है अर्बियम, तो इसका इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर और लेज़र रिपीटर्स में होता है। देन यू हैव सीरियम, तो इसका इस्तेमाल वाटर प्यूरिफायर्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, जो गाड़ियों में आता है ना, जो अब हम वो डालते हैं, क्या कहते हैं, एड ब्लू जिसको कहते हैं, या फिर यूरिया कहा जाता है, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो कार में आता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। फिर एक है यूरोपियम, टेरबियम, और एक वाइट्रियम, तो इसका इस्तेमाल फॉस्फोरस फॉर ल्यूमिनेसेंस में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब ये सारा रेयर अर्थ मटेरियल आपको आर्कटिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। अभी अगर हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो चाइना का डोमिनेशन है। पहले क्या था कि ये सारी चीज़ों को निकालना बहुत ही लेबर इंटेंसिव था, तो दुनिया लेबर इंटेंसिव चीज़ें कर रही थी, चाइना ने हैवीली इसमें इन्वेस्ट किया कि फटाफट आप कैसे निकाल सकते हो, और चाइना आज वर्ल्ड लीडर है इसमें। जैसे यूएसए और जापान जैसे देश जो हैं, उनको चाइना पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है इन प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग दीज रेयर अर्थ मिनरल्स। 2010 में चाइना ने, जो उनके बीच में, चाइना और जापान के बीच में ये जो एक सिनकाजू आइलैंड को लेकर जो इश्यू चल रहा है, तो इस आइलैंड के डिस्प्यूट के वक्त चाइना ने 2010 में एक एम्बार्गो यानी कि एक सैंक्शन लगा दिया था जापान पर, कि जापान को रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो चाइना नहीं भेजेगा। और जो चीज़ें चाइना के पास हैं उसमें तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा दुनिया के दूसरे देश, कोलंबिया पकड़ लीजिए, अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं, तो एक लंबे सप्लाई चेन में चाइना का डोमिनेंस है व्हेन इट कम्स टू दिस सॉर्ट ऑफ मिनरल्स। अब ये सारा डोमिनेंस चाइना का है, और चाइना का सबसे बड़ा राइवल अगर कोई है फिलहाल तो दैट इज़ यूएसए। और ग्रीनलैंड जो है उसका पोर्शन हमने देखा, तो ग्रीनलैंड के पास एक बहुत बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का रिजर्व्स हैं, और ये ग्रीनलैंड जो है ये नॉर्थ अटलांटिक रूट का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन भी है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ट्रंप साहब जो हैं वो चाहते हैं, यूएसए चाहता है कि ग्रीनलैंड उसके पास आ जाए। ग्रीनलैंड अब डेनमार्क से इंडिपेंडेंस चाहता है। अभी फिलहाल डेनमार्क जो है वो फॉरेन और डिफेंस पॉलिसीज ही संभालता है, लेकिन ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो उनके पास आ जाए, तो ऑयल और रेयर अर्थ के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, और चाइना पर जो डिपेंडेंस है वो नहीं होगा। चाइना जो टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में आगे ही बढ़ते जा रहा है, तो इसको ओवरटेक किया जा सके, राइट। रशिया जो है वो वेस्टर्न साइबेरिया में ऑयल और गैस को एक्सप्लोर कर रहा है, और नए ट्रेड रूट्स जो हैं वो चाइना के साथ मिलकर आर्टिक सी वाला जो पोर्शन है इसको कट करते करते रशिया इसको नया ट्रेड रूट भी जनरेट कर रहा है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, तो उसका एक आर्टिक रूट भी है चाइना का, तो ये रशिया के साथ मिलकर उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो ये जो आर्टिक में रिसोर्सेज की जो रेस है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और समझ गए ना आप ये सारी डिटेल्स के एनवायरमेंटल रिस्क तो हैं ही, लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ये कंपटीशन की वजह से हो रही है। आगे रहने की जो एक रैट रेस है, इसकी वजह से अब दुनिया का, या फिर ये जो टॉप प्लेयर्स हैं, उनका ध्यान जो है वो अब इन सारे वर्जिन क्षेत्रों पर पड़ने लगा है। डियर फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव ऑन, राइट, एक छोटी सी आप सभी के लिए एक एक्शन आपको लेनी है, एंड दैट इज़ कि ये सीरीज़ जो है इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वायबिलिटी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू दीज 3 थिंग्स। नंबर 1 इज़ हिट द लाइक बटन, ड्रॉप ए कमेंट, एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी कि आज की डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो कौन सी वो लाइन थी, कौन सा वो टॉपिक था, राइट, उसकी क्या वो बात थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, या दैट वाज अ वाव मोमेंट फॉर यू। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि यू शेयर दिस सीरीज विद अदर स्टूडेंट्स ऑन a regular basis, right? So now let's move on to the second topic. At the end of the topic, end of the discussion, I will give you a brief about मैं अब जो इससे पहले की डिस्कशन में मैंने प्रीलिम्स को लेकर एक जो ब्रीफ दिया था मैंने आपको कि हाउ योर अप्रोच, राइट, शेड्यूलिंग, टाइम टेबल एक्सेट्रा, तो
आज एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, दैट्स द फिफ्थ टॉपिक ऑफ द डे, डोंट मिस दैट. एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू आसाम. देखिए, इंडिया इज अमंग द मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड. 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से 27 ऐसे लोकेशंस हैं, 27 ऐसे स्टेट्स और यूटीज़ हैं जो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं एज फार एज नेचुरल डिजास्टर्स आर कंसर्न. और क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से क्या हुआ है, जो डिज़ास्टर हैं इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि क्वांटिटी भी बढ़ी है और इसकी जो सीवियरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है. 2024-25 में हाइड्रोमीट्रियोलॉजिकल डिज़ास्टर की वजह से 3,000 लोगों की जान गई और यही चीज़ों की वजह से, डिज़ास्टर्स की वजह से लगभग 3.5 लाख जितने घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए और 10.25 लाख से ज़्यादा हेक्टर्स ऑफ क्रॉप्स जो हैं इसकी बर्बादी हुई है. ये हमारे देश की बात है. दिसंबर 2024 में लोकसभा में कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो पास किए गए टू स्ट्रेंथन लोकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़. और ये सारी चीज़ों के बावजूद भी जो प्रोग्रेस हमें चाहिए इतना प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है. आसाम की बात करें तो इट इज़ one of India's most disaster-prone states due to its rivers and topography. Brahmaputra is one of the main reason behind it. और 17th लोकसभा में 2 ऐसे लेजिस्लेशन जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया था. एक जो था इसका फोकस ये था कि एक तो क्लाइमेट डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ जो हैं तो इनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, इस पर फोकस था. और दूसरा जो बिल था तो इसका एम्फेसिस था जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट. दोनों के बैलेंस को देखकर, दोनों को मिक्स करके देखते हैं. क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज जो हैं इसको अब हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्लान बनाना ही चाहिए, इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है. और इरेटिक फ्लडिंग की वजह से क्या होता है, जो रिवराइन इरोजन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इसकी वजह से जो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उनकी ज़मीन भी जा रही है और इसी के साथ साथ उनकी जो आजीविका है, लाइवलीहुड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है. डिज़ास्टर्स जो है वो हम सबको प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो एस्पिरेशनल एरियाज़ हैं, जो गरीब लोग हैं, राइट, और इसके साथ साथ महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं. विमेन इन इंडिया फेस हायर मोर्टालिटी रेट्स एंड लिमिटेड एक्सेस टू रिलीफ मेजर्स एज फार एज डिज़ास्टर्स आर कंसर्न्ड. तो जो भी हम रेजिलियंस के एफर्ट्स उठाएं, सरकार जो एफर्ट्स उठाएं, तो ये सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं दैट इज़ पीपल. तो लोगों को बीच में रखना पड़ेगा, सेंटर में रखकर सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी. और इसी के साथ साथ जो वल्नरेबल लोग हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाना पड़ेगा. 2015 में भारत ने सेंदाई फ्रेमवर्क जो है इसको साइन करके इसका पार्ट बना है. और ये सेंदाई फ्रेमवर्क जो है इट एम्फसाइजेस क्लास, जेंडर, एज, डिसेबिलिटी, कल्चरल पर्सपेक्टिव्स एज फार एज फाइटिंग डिजास्टर्स आर कंसर्न. बहुत सारे गैप हैं आज भी, इनको फिलअप करने की एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है. Now, dear friends, let's move on to the third topic of the day. And this one is about discuss the contrasting approaches of Europe and the United States towards the Ukraine conflict and their strategic priorities. I'm sure आपने कई बार ये टॉपिक हमारे डिस्कशन का पार्ट के तौर पर देखा है, लेकिन देखिए दोस्तों, इसके अलग अलग एंगल जो है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है. ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, तो इसकी वजह से ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिला, राइट, बेटर लाइंस हमें देखने को मिली, रशिया वर्सेस यूक्रेन एंड द वेस्ट, इस प्रकार की सिचुएशन थी. आज रशिया और यूएसए एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और वेस्ट का जो दूसरा पोर्शन है जैसे कि यूरोप और यूक्रेन, तो ये अब अकेले पड़ चुके हैं या फिर एक नया एक ट्रायंगल अब बन चुका है. ये तो यहाँ पर आप यूक्रेन और यूरोप को डाल दीजिए और यहाँ पर यूएसए और रशिया, ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है. ये जो युद्ध चल रहा है इसकी वजह से ये कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी, अब आप नेटो के साथ जुड़ी हुई डिस्कशन हमने की थी, तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, अब तो शब्द से ही पता चल गया ना कि कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी जो है इसका जो एजम्पशन है ये चैलेंज हुआ है और यूएसए अब नहीं चाहता है कि वो अलग अलग लोगों के इश्यूज़ में वो पड़े. ट्रंप साहब जो हैं वो अपना फोकस इंडो पैसिफिक पर करना चाहता है, यूरोप से ये अपना फोकस शिफ्ट करना चाहता है, रिसोर्स शिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि यूएसए के लिए सबसे बड़ा खतरा जो अगर कोई है तो दैट इज़ चाइना. तो वो नहीं चाहता कि यूरोप में यूएसए जो है वो बिजी रहें. अभी जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने ये कहा है
कि यूरोप की खुद की एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए और है, और पॉपुलेशन वाइज भी अगर आप देखें तो लगभग 500 मिलियन लोग जो हैं वो कुछ उनसे भी हाफ पॉपुलेशन के पास से ये मदद मांग रहे हैं। और उनकी बात भी सही है कि यूरोप इतना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यूरोप की पॉपुलेशन यूएसए से ज़्यादा है। तो इट्स लाइक एक जो छोटा परिवार है, एक बड़ा परिवार जो है वो छोटे परिवार से मदद मांग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अदर वे अराउंड। तो उनका कहना ये है कि इसके पीछे मेन रीज़न जो है दैट इज़ कि कहीं ना कहीं यूरोप की ये बिलीफ नहीं रही है कि यूरोप एक ग्लोबल पावर है। कुछ लोगों ने, कुछ लीडर्स ने, यूरोपियन लीडर्स ने ये कहा है कि फॉर टाइम बिंग व्हाट वी कैन डू इज़, यूएसए जो है वो हमें हथियार प्रोवाइड करेगा, हम उनको उसके बदले में पैसे प्रोवाइड कर देंगे। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि अभी यूरोप का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है वो कमज़ोर है, लेकिन फ्यूचर में इसको मजबूत किया जा सकता है। आत्मनिर्भर यूरोप की दिशा में वो आगे बढ़ सकते हैं। और विदाउट दिस ब्रिटेन एंड फ्रांसिस प्लान फॉर अ कोएलिशन में फेस चैलेंजेस। अभी टाइमिंग के लिए उनको हथियार चाहिए, तो ब्रिटेन और फ्रांस जो प्लान कर रहे थे उसके लिए यूएसए के हथियार चाहिए। यूएसए के वो डिटैच होना नहीं चाहते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी, नॉट गोइंग इनटू अगेन दोज डिटेल्स। लेकिन फ्यूचर में तो इसी दिशा में यूरोप चाहेगा कि वो आगे बढ़े। अब ये युद्ध की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, श्रीलंका की जो हालत हुई थी ना, फाइनेंशियल इश्यूज, फ्यूल, फूड, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ों की शॉर्टेज क्यों आई थी? बिकॉज ऑफ दिस वॉर। और ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग देश हैं जो चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका कुछ लेना देना नहीं है इसकी। देन एज वेल उनका जीवन जो है वो, जैसे श्रीलंका की हालत हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे देश जो हैं जो डायरेक्टली यूक्रेन और रशिया से गेहूं मंगवाते थे, अब उनके पास वो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई। तो उनकी सरकार वैसे भी स्ट्रगल कर रही थी, अब उनकी वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है दे शुड अवॉइड द मिस्टेक ऑफ रिपीटिंग जो चीज़ें 1950 से लेकर 53 के बीच में कोरियन वॉर हुआ, तो इसमें आर्म्स राइज हुआ, तो इट वाज लाइक ए पॉज बटन हुआ। ये युद्ध ऑफिशियली बंद नहीं हुआ अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पोज लगा गया है, लेकिन ये पोज जो है वो अभी तक फुल स्टॉप में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक रियलिस्टिक अप्रोच को डेवलप करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ऐसा कोई पोज टाइमिंग के लिए ठीक है, लेकिन ये फिर परमानेंट पोज ना हो जाए। जैसे 53 में ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में हुआ था, वैसा पोज हमें नहीं चाहिए। वी नीड कि इस पर एक फुल स्टॉप लगाया जाए। Moving on to the fourth topic of the day, right? This one is about, again, strategic autonomy in energy policy. Discuss the concept of strategic autonomy in energy policy and its relevance to India's energy security strategy. Right? 2025 में ट्रम्प साहब ने जनवरी में कहा, अमेरिका will never be held hostage by foreign एनर्जी। हम अपनी एनर्जी जो है उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, राइट, लेकिन पहले टर्म में भी उन्होंने इसी प्रकार की बात की थी। हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमने हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एम्ब्रेस किया। भारत ने अलग अलग देशों से, राइट, ऑयल को खरीदा, और ऑयल इज़ नॉट जस्ट ए प्रोडक्ट, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल भी है, राइट। तो व्हेन इट कम्स टू एनर्जी डिपेंडेंसी वी शुड मेंटेन स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। भारत ने हमेशा से ये किया है। यूएसए से भी हम चीज़ें खरीदते हैं एज फार एज ऑयल्स एंड गैस आर कंसर्न। क्वांटिटी आगे पीछे या फिर कम ज़्यादा हो सकती है। रशिया से, मिडल ईस्ट से एक समय था, मिडल ईस्ट वॉज द बिगेस्ट सप्लायर, फिर रशिया बिगेस्ट सप्लायर बन गया। तो भारत जो है वो ये बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें कर रहा है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स मेकिंग सॉवरेन एनर्जी डिसीजंस विदाउट ओवर डिपेंडेंस ऑन एनी वन प्लेयर। तो एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो यूएसए के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, कतार के साथ है, राइट। और वेस्टर्न सैंक्शंस होने के बावजूद भी हमने रशिया से ऑयल जो है वो मंगवाते रहे। तो दिस इंडिकेट्स कि हमने जियोपॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करते करते या फिर करते हुए डोमेस्टिक नीड्स को भी प्रायोरिटी दी है, राइट। अब यूएसए जो है उसके पास एक शेल गैस या फिर शेल ऑयल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है, जो ज़मीन है तो उसमें जैसे बोरवेल हम पानी के लिए करते हैं, तो वैसा एक बहुत ही डीप बोरवेल किया जाता है और एक बोर किया जाता है, और इसमें फिर पानी को बहुत हाई प्रेशर में छोड़ा जाता है, और फिर जो क्रैक्स होती है तो उसमें जो रॉक्स हैं तो उसमें जो ऑयल एंड गैस स्टोर्ड है तो उसको फिर ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये शेल टेक्नोलॉजी जो है, शेल टेक्नोलॉजी
इट्स नॉट, डोंट कंफ्यूज इट विथ जो सेल के पेट्रोल पंप है, शेल के पेट्रोल पंप है, उसको शेल कहते हैं, SHELL, इज इट, या फिर नहीं, SHELL, ऐसा ही स्पेलिंग है, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज कॉल्ड शेल, SHALE, शेल ऑयल, या फिर शेल प्रोडक्शन, या फिर शेल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये यूएसए ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। यूएसए के पास बहुत सारा रिजर्व है, तो उनके पास शेल प्रोडक्शन होने के बावजूद भी उनके पास रिफाइनिंग का मिसमैच है, तो उनको रिफाइनिंग के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और इंडिया जो है इसका रिलायंस है रशियन क्रूड पर, अब ये हमें थोड़ा चीपली मिल रहा है तो हम इस पर ले रहे हैं। लेकिन दूसरे क्षेत्र में यूएसए ने क्या किया है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज़ नॉट जस्ट अबाउट ऑयल एंड गैस, फिर आप में इसमें रिन्यूएबल भी हमें आगे बढ़ना है ना इसमें। तो ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट, पेरिस एग्रीमेंट और ये सारी चीज़ों में से वो निकल रहा है, यूएसए जो है वो निकल रहा है इन सारी चीज़ों में से। तो वी नीड टू बी वेरी वाइज, राइट। एनर्जी सिक्योरिटी लाइज इन मैनेजिंग डिपेंडेंसीज वाइजली, नॉट सिवरिंग टाइज। दूसरे देशों के साथ रिलेशन खराब कर दें, इससे एनर्जी सिक्योरिटी नहीं आएगी। बहुत ही वाइजली हमारी चॉइसेस को हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन जो है वो अभी ट्रम्प साहब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल द क्षेत्र। तो सस्टेनेबिलिटी शुड बी एट द हार्ट ऑफ वॉट एवर वी डू एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। और हमने एग्जाम्पल्स भी सेट किया है, 2030 तक हम कुछ 500 गीगावाट जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने वाले हैं। ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा, अगर इसमें भी कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ तो ये आंकड़ा जो है वो अचीव तो ठीक, हम इसको सरपास करके कोई 700-800 भी कर सकते हैं गीगावाट। तो धीरे धीरे जब ये होगा तो ये जो ऑयल पर डिपेंडेंसी है ना वो कम होती जाएगी। तो ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग देश जो हैं वो भी चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जो भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो उसमें सस्टेनेबिलिटी शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने बोरियल फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे तो पता चला ना कि क्लाइमेट चेंज जो है इट्स नॉट समथिंग that may happen in future, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, राइट। आप में से एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी प्रीलिम्स के रिवीजन को लेकर भी बात की थी, राइट। तो आई वुड से कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, इस चीज़ को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। देखिए, आप ऐसी कोई एग्जामिनेशन जो हो रही है, फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल की PCS एग्ज़ाम, राइट, लेट्स से GPSC, RPSC जो भी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर गुजरात की, महाराष्ट्र की, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्लास 1 और 2 की तैयारी करते हैं और फिर वो एग्जामिनेशन को ट्राई करने के लिए वो किसी एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं। यू कैन गो फॉर इट, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब लेट्स से UPSC या फिर कोई भी एग्जामिनेशन, राइट, क्लास 1 हो, क्लास 3 हो, इट डजंट मैटर, जो भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, व्हाट यू शुड डू इज, लेट्स से आपकी एग्जामिनेशन 2 आवर्स की है। ये बात मैं सिर्फ शायद एक ही बात करूं, राइट, फिर फ्यूचर में इस डिस्कशन को हम करें ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है जो आई डोंट नो वाई बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टेमिना, राइट। आप रनिंग करने की जो स्टेमिना डेवलप करते हैं वैसे ही एक वोकल स्टेमिना होती है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग विथ यू फ्रॉम लास्ट 28 मिनट्स विदाउट अ ब्रेक, राइट। तो ये स्टेमिना जो है वो पहले दिन में डेवलप नहीं हुई, इसको वक्त लगा। तो ये स्टेमिना बहुत सारी चीज़ों में होती है, रीडिंग की स्टेमिना होती है, वैसे ही एग्जामिनेशन को लेकर आपको अपनी स्टेमिना डेवलप करनी है। तो हाउ यू विल डू इट, बहुत ही बेसिक है, इसके लिए कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने ही घर में बैठ जाइए, सुबह शाम जो भी वक्त आपको बेस्ट लगे वो आप ठीक देख लीजिएगा। अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, एक रेगुलर जो ट्रेडिशनल क्लॉक है देख लीजिए, राइट। 2 बजे से लेकर 4 बजे की आप खुद एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लीजिए। कुछ एग्ज़ाम के पेपर्स जो है, पुराने पेपर्स या फिर मॉक पेपर्स, ये आपको मिल जाएंगे, तो इनको निकालिए, ज़ेरोक्स निकालिए, इनकी OMR शीट आपको मिल जाएगी स्टेशनरी में से, निकाल कर 2 से 4 या फिर जो भी टाइम है, 2 घंटे या फिर 1 घंटे की एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसको एक स्टिमुलेट कीजिए। एक मॉक ड्रिल या फिर मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कीजिए। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट्स एज मेनी एज यू कैन। धीरे धीरे जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो यू शुड डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। इससे क्या होगा, आपकी स्टेमिना डेवलप होगी।
आपके पास नॉलेज है लेकिन ये नॉलेज आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो इट विल नॉट हेल्प यू। ये प्रैक्टिस टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट से आप अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, प्लीज़ मेक श्योर कि आप रेगुलर बेसिस पर ये जो सीरीज़ हैं तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम में इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगी, नए स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ेंगे और ये सीरीज़ वायबल बनेगी। तो ये सीरीज़ जो है वो कभी बंद नहीं होगी, कभी बंद हम कर भी नहीं सकते, ये चलती जाएगी। और आने वाले दिनों में वी आर अपग्रेडिंग आवर लोगो ऑफ द चैनल। क्यूरियसली के लोगो को हम ट्वीक कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं इसमें। तो आई विल शेयर इट विथ यू गाइज। आप अपने ओपिनियंस जो हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी ग्राफिक टीम जो है वो अभी इस पर काम कर रही है। कुछ सैम्पल्स बने हैं लेकिन वो उतने एक्साइटिंग नहीं थे तो मैंने शेयर नहीं किया। जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी देन वी विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।